तुम्हारे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तुम इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मिजाज साहब का ये शेर आज के वक्त में भी बहुत ही खूबसूरत और एप्रोप्रिएट होता है आजकल की महिलाओं के साथ। हमने अपनी ज़िंदगी में वो दौर भी देखा है जब मौसम का पता हम महिलाएं खिड़कियों से और दरवाज़ों से लगाते थे, यानी कि बाहर जाने की इजाज़त हमें नहीं थी। घूंघट के पीछे से हम दुनिया को देखते थे। लेकिन आज के दौर में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है या क्षेत्र नहीं बचा है जिसको उन्होंने छुआ ना हो या उनसे अछूता रहा हो। और विदुषी में हम आपकी मुलाकात भी ऐसी ही महिलाओं से कराते हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रंगमंच और हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री से जिसने अपने आप को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में वेब सीरीज के जरिए, मूवीज के जरिए अपने काम से लोगों के दिल में जगह बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रीति चौहान जी आपका। थैंक यू सो मच। जब इंसान ये डिसाइड कर रहा होता है कि हमें पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स में क्या करियर ऑप्ट करना है या क्या करना है, उस दौरान आपने कब ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग चुननी है या मुझे इस फील्ड में जाना है? मुझे हंसी आती है सोच के कि मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान मैं ऐसी फैमिली से थी, लाइक मैं ज़मींदार फैमिली से हूँ, तो मैंने ज़मींदारी नहीं देखी लेकिन मेरे बाप दादाओं ने देखी है जी। तो मेरे ख़ानदान में लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती घर से, और लड़कियों का काम होता है घर संभालना, और जिन घरों की औरतें महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा 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 मैं बचपन से सुनती आई थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस थॉट जब तक मैं एंड आई वाज इनटू दिस थॉट। तो मैं अब परफेक्ट हाउसवाइफ मटेरियल कह लीजिए, या एक परफेक्ट जो फीमेल होती है ना, जिसको सिलाई बिनाई कढ़ाई और घर कैसे सजाना होता है, खाना कैसे लगाना होता है, मेज़बानी आपको आनी चाहिए, तो मैं इन सब में बहुत ही पारंगत थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। हॉबीज़ में आपकी हॉबी कुकिंग होनी चाहिए, आपकी हॉबी गार्डनिंग, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दैट थॉट, क्योंकि एक होता है ना, आप एक खूब मंडूक जिसको कहते हैं तो मैं खुद, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि जब आप जिस माहौल में रहते हैं ना, आप वही उसी को अपनी दुनिया समझते हैं और वही आपकी दुनिया होती है, आपने उसके आगे कुछ देखा नहीं होता है। तो मैं भी वही थी, और चेंज आया जब मैं एक मेरे परिचित हैं संदीप यादव सर, थिएटर के काफ़ी जाने माने, काफ़ी साल उन्होंने थिएटर किया और हबीब तनवीर जी के साथ उन्होंने थिएटर किया हुआ है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी टी फॉर ताजमहल के सेट में। अच्छा। तो वो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं बच्चों का थिएटर करना चाहता हूँ लखनऊ में, वो उस समय बॉम्बे में थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइज शुरू किया, मैंने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू की। तो उसमें वो एज अ फैकल्टी थे, और ललित दादा से हेल्प ली, पूछा कैसे क्या शुरुआत करें। ललित दादा को सभी जानते हैं, अभी हाल ही में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जी, ललित बुखरिया जी की बात कर रही हैं। जी, ललित बुखरिया सर। तो वो क्योंकि उन्होंने बच्चों के थिएटर में काफ़ी काम किया है, बट अब आज देखें तो लखनऊ में चिल्ड्रन थिएटर पे कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि लखनऊ क्या, मुझे लगता है कि बहुत कम जगह हैं जहाँ पे बच्चों का थिएटर पे बात होती है। तो मेरी शुरुआत बस वही थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने से हुई। ललित दादा से मेरी मुलाकात संदीप सर ने कराई, और वर्कशॉप के दौरान ही अचानक पता नहीं ललित दादा को क्या हुआ, एक दो वर्कशॉप साथ में की थी, तीसरी वर्कशॉप थी या दूसरी ही थी, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ाई और कहा प्रीति इसको पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कुछ बैक स्टेज या कुछ कॉस्ट्यूम किसी पे काम करवाना होगा। मैंने बड़ी शिद्दत से उसको पढ़ा, एक एक कैरेक्टर, इसकी कॉस्ट्यूम क्या होगी, इसका क्या होगा, अच्छा सेट डिज़ाइनिंग होगी तो क्या होगा। दूसरे दिन उन्होंने कहा पढ़ी, मैंने कहा जी सर पढ़ी। कह रहे हैं कि इसमें एक कैरेक्टर है भारती, तुमने ध्यान से पढ़ा उसको? हमने कहा जी सर। और फिर उन्होंने उसके बारे में पूछा, तो मैंने सारे इमोशंस की वो ये है, उसका कैरेक्टर भी एनालाइज किया। कह रहे ये कैरेक्टर तुम्हें करना है। हमने कहा सर क्योंकि मैंने इससे पहले, यकीन मानिए, स्कूल में भी
हाँ। मैं कभी स्टेज में पैर नहीं रखा था, मैंने कभी किसी भी अभिनय से दूर दूर तक कोई अभिनय, ताल्लुक नहीं मैंने था। म्यूजिक डांस, मैंने स्टेज के ऊपर पैर नहीं रखा था। हाँ। मैं बैक स्टेज जो भी था, टीचर्स की वो थी, हाँ। सब कर लेती थी, लेकिन मैंने स्टेज में तो मैं थर थर कांपने लगी। मैंने कहा सर कहते हैं, मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि ना मैंने कुछ देखा है प्रीति तुम्हारे अंदर, और ट्रस्ट मी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने की रिहर्सल्स करेंगे हम लोग, एंड लेट्स सी तुम कर लोगी। लीड कैरेक्टर था वो। तो मैंने करना शुरू किया, प्रैक्टिस हुआ। वो शो जब हुआ तो मतलब लोगों ने बहुत सराहा। और वो एक कैरेक्टर था मतलब रिटायर्ड टीचर का, तो इतने साल पहले तब वो पूरा मेकअप के थ्रू, और जिनका ये प्ले था, जो प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको जब पता चला कि ये पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम, तो वो बड़े डाइसी हो गए और बड़े घबरा गए कि नहीं कैसे, अरे आप लीड रोल आप मेरा इतना पैसा लग रहा है, व्हाटएवर उनकी इनसिक्योरिटीज थी। तो ललिता ने कहा कुछ टाइम दो, वो अब प्रोडक्शन में रिहर्सल्स में आके बैठने लगे, अब मैं और घबरा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है। फिर ललिता ने कहा कि नहीं, आप उसमें मत आइए, मैं आपको रन थ्रूज दिखाऊंगा। उन्होंने ना आना बंद किया। रन थ्रू में फिर जब लास्ट के स्टेजेस में रन थ्रू होते हैं, जिसमें आपको पूरा प्ले एक बार में करना होता है, बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है, तो उस रन थ्रू को जब उन्होंने देखा, आए बैठे रहे, जब खत्म हुआ प्ले, मेरे पास आए, कहते हैं प्रीति तुमने मुझे मेरी टीचर वापस, मैंने तुम में अपनी टीचर देखी। तो मैंने कहा ओह थैंक यू सो मच सर। तो पहला जो रिकग्निशन मेरे काम का था वो उन्होंने दिया। उसके बाद तो वो आज इतने ज़्यादा मेरे वो हैं फ़ैन, कहते हैं मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ प्रीति, और मेरा कोई भी प्ले तुम ही करोगी। तो उनके जितने भी प्ले होते हैं वो मुझे ही बुलाते हैं। अच्छा, शुरुआत की आपने बच्चों को वर्कशॉप से, थिएटर वर्कशॉप से, और उसके बाद आपने एक्टिंग की। तो जो वर्कशॉप थी बच्चों की जो आप करा रही थी कंडक्ट, उससे आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। लाइक मुझे लगा कि ये क्या है यार, मतलब आप यकीन मानिए कि थिएटर आपकी पूरी लाइफ, पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देता है, एंड आई हैव सीन दैट इन मी। और बच्चों के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है, आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, कि बच्चों के लिए थिएटर शुड बी मस्ट टिल सर्टेन एज। मुझे तो ऐसा लगता है थिएटर इन एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए। शायद हमारे टाइम पे थिएटर हुआ करता था स्कूलों में, बट अब ये हो गया है कि और एक्टिविटीज़ तो आ गई हैं, बट थिएटर कहीं ना कहीं कम हो गया। थिएटर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करता है। इट्स नॉट दैट कि बच्चों को अगर फिल्म करनी है, एक्टर बनना है, तो उन्हें थिएटर करना चाहिए। उन्हें थिएटर ऐसे ही सर्टेन एज तक कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे काम करता है। एंड यू कैन एक्सेल इन स्टडीज ऑल्सो। अगर आप थिएटर कर रहे हो बचपन से, तो बिलीव मी, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपका एक टोटल मेडिटेशन होता है थिएटर। बिकॉज यू हैव टू बी, देखिए फिल्मों में क्या होता है, एक कुछ गड़बड़ किया, कट हो गया, आप दोबारा वो कर सकते हैं। थिएटर में यू हैव टू बी देयर, एंड टू बी देयर यू हैव, योर माइंड शुड बी इन टोटल पीस। आप इधर उधर कुछ सोच नहीं सकते हैं। आपने 1 सेकंड भी कुछ इधर उधर सोचा, आपके दिमाग में स्टेज में खड़े होके अगर आ गया कि अरे वो क्या, जबकि कई ऑडियंस होते हैं जिनको नहीं ये ख्याल रहता, कभी उनका फ़ोन बज जाता है या वो खांस दिए, तो आपका जो आर्टिस्ट होता है ना, वो एकदम से उसका ख्याल जाएगा। लेकिन थिएटर का आर्टिस्ट जो होता है, वो कुछ भी चल रहा हो, उसको वो अपनी जगह पे रहता है। तो आप वो बच्चे के अंदर इतना फोकस आता है ना, अगर वो रेगुलर ये काम कर लेता है, थिएटर कर रहा होता है, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी, लाइक वो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल करेगा। ज़रूरी नहीं कि उसको आर्टिस्ट बनना है। पेरेंट्स को लगता है यार मुझे कोई एक्टिंग थोड़ी ना करानी है अपने बच्चे से, बट अगर आप चाहते हैं कि वो और सारी फील्ड्स में वो करे, क्योंकि आपकी लर्निंग पावर बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका टीम वर्क इतना प्यारा हो जाता है। मेरे वर्कशॉप में जो बच्चे आते हैं, बिलीव मी, जब वो आते हैं तो वो सब अपनी अपनी जगहों से अपने अपने जगह के राजा होते हैं। आएंगे और वो उनके इतने एटीट्यूड, मैं इस स्कूल से, मेरा ये, अच्छा, मेरे फादर मैं ये क्लासेस करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और थोड़े दिनों के बाद वो जो बाहर कुछ भी हों, वो मेरे क्लास के अंदर क्या ट्यूनिंग होती है उनकी, और क्या उनका जज्बा होता है कि आप स्टेज के परफॉर्मेंस के दौरान जान नहीं सकते किस बच्चे ने क्या गलती कर दी, दूसरा बच्चा खट से संभाल लेता है। ग्रेट।
दूसरा बच्चा खट से संभाल ओवरऑल लेगा। आपकी जो शख्सियत है वो ग्रूम होती है थिएटर में। बिल्कुल ग्रूम होती है, मतलब बिल्कुल ग्रूम होती है, और हम तो उस पे काम भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। एनएसडी की जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक विंग कहिए, संस्कार, क्या नाम है उसका, संस्कार रंगटोली, अच्छा। जिसको कहते हैं थिएटर इन एजुकेशन, TIE, टाई ओके करके, वो दे वर्क विद चिल्ड्रन, ओके। दे परफॉर्म विद चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ ही। और स्कूल का पूरा करिकुलम, मतलब पूरा नहीं बट एटलीस्ट लिटरेचर तो यू कैन। स्कूल में अगर हम इस पे आ जाएं, स्कूल वाले, हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, बट हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लिटरेचर पार्ट, मॉरल एजुकेशन जो हमारे करिकुलम से हट गई है, वो थ्रू लिटरेचर अगर हम बच्चों के तक पहुँचाएं तो आप, और बच्चों के जरिए ही बच्चों तक पहुँचाएं। खूबसूरत चीज़। हाँ। बहुत खूबसूरत चीज़ है। और थिएटर आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, मैं सच कह रही हूँ। वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, और मतलब कई बेहतर इंसान के साथ आप बेहतर समाज बना सकते हैं। तो वो जब आप यंग जनरेशन्स के साथ ये काम करोगे ना, तो मुझे लगता है कि वाकई में बेहतर समाज बन सकता है। मुझे तो बहुत होप है और मैं बहुत इस पे काम करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं लखनऊ में एक बहुत अच्छी चिल्ड्रन थिएटर कंपनी खोल सकूं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने प्रीति, कि जो थिएटर है वो बेहतर इंसान बनाता है, और बेहतर इंसान होता है तो समाज बेहतर होता है। लेकिन करियर के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो आजकल थिएटर के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कमाने के ज़रिए, बहुत सारे हैं। जैसे पहले के वक्त में ये था कि बहुत मुश्किल हो जाता था कि सिर्फ थिएटर के साथ ज़िंदगी का गुजारा किया जा सके, लेकिन आज आपके पास वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, और भी बहुत सारे आयाम हैं जिससे आप अपना रोज़गार और कमाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। आपने भी आश्रम, क्रश्ड, बिंदिया और अ सुटेबल बॉय जैसी वेब सीरीज़ में काम किया है और बहुत ही पसंद किया गया है आपका काम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, वैसे तो मुझे प्यार तो थिएटर से ही हुआ जी। लेकिन चूंकि ये भी लखनऊ में बहुत सारे काम आ रहे हैं, बहुत सारा मीडिया बढ़ रहा है लखनऊ में, तो लॉकडाउन के दौरान मुझे सबसे पहले आश्रम का वो आया उसके लिए, तो मैं तब भी मेटाफर के लिए एक प्ले कर रही थी। अच्छा। बहरे काका करके, तो उसमें मैं बिजी थी। मुझे आज भी डेट याद है, 8th को उन्होंने बोला कि मैम 8th की डेट चाहिए आपकी, 8, 9, 10। मैंने कहा 8th को मेरा शो है, मैं नहीं आ सकती। तो देवर लाइक सो मच कि पता नहीं उन्हें मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, पर्सनालिटी व्हाटएवर, मतलब या उनके पास कोई और नहीं होगा आर्टिस्ट उस समय, मेरा लक था व्हाटएवर। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा शो था और पहले की जो कमिटमेंट होती है, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट। तो उन्होंने कहा कि मैम किसी भी तरह आप अपने डायरेक्टर से बात करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। खैर, उन्होंने मुझे 7 तारीख की एक डेट थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैं 7 तारीख को आपका शूट करवा के आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वहाँ भेजूँगा। ओके। हम लोग की रिहर्सल्स तो हो ही चुकी थी, तो प्ले में हमने कहा सर मेरे डायरेक्टर परेशान हो जाएंगे कि लीड चली गई है। तो उन्होंने कहा, डायरेक्टर से डायरेक्ट बात की उन्होंने, और प्रोडक्शन हाउस ने उनसे बात की, उनसे कहा कि मेरी जिम्मेदारी, मैं भेजूँगा। इलाहाबाद में शूट था तो कोई ऐसा भी नहीं, बाय रोड आना है, कोई टिकट, कोई ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने शूटिंग करवाई, 7 को रात में मैं पहुंची, 8 को प्ले किया, 8 को फिर गाड़ी मेरी खड़ी थी प्रोडक्शन हाउस से, वो मुझे लेके फिर गई। तो लाइक जो डायरेक्टर साहब का, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा प्रीति। मैंने कहा नहीं सर। फिर पुनीता मैम थी उस शो में, पुनीता अवस्थी मैम, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। लाइक उन्होंने, मेरी तो हिम्मत नहीं थी डायरेक्टर सर से बात करने की, वाजपेयी सर, श्री प्रकाश वाजपेयी सर थे, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा सर जाने दीजिए ना, इतना अच्छा उसको मौका मिल रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगी और कर लेगी, मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से मैंने आश्रम की। ओके। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति चौहान, जो रंगमंच और वेब सीरीज और मूवीज का जाना माना चेहरा है। बातचीत हो रही है उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कार्यक्रम विदुषी में। आपके साथ है आपकी होस्ट समरीन। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी है। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। बात हो रही है रंगमंच की, और रंगमंच के कलाकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति चौहान जी। प्रीति, आप, हमने भी बात की आश्रम की, और आप इस तरह की कई वेब सीरीज़ कर चुकी हैं, कई नाटक कर चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा किरदार जो आपके अंदर रह गया हो या आपके दिल के बहुत करीब रहा हो?
अभी मैंने इतना कोई काम तो नहीं किया है। प्लेज में है, जैसे मैंने अभी आधे अधूरे किया जो मैंने प्ले किया था, वो बहुत ही खूबसूरत प्ले है, उसमें इतनी लेयर्स हैं। और मैं सच में, आप जितनी बार मुझसे फिल्में और उनकी बातें करेंगे, मैं घूम फिर के थिएटर में आ जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा प्यार है। वो मेरा प्यार है। तो वो एक कैरेक्टर था। और यही जो मेरा पहला प्ले था, खिलौनों की बारात, उसमें एक रिटायर्ड टीचर होती है, वो किरदार बहुत ही अच्छा था, उसमें भी काफ़ी लेयर्स थे। और आप उसकी बात करें तो मैंने जितने भी किरदार किए, जैसे आश्रम में मैंने टोटली डिफरेंट, आई वॉज कोच, जो लीड थी पम्मी, उसकी रेसलर कोच बनी थी मैं। तो वहाँ पे, और ये एक रियल उसमें अखाड़े में जाकर के शूटिंग हुई थी, तो बाकी जितने भी आपको किरदार वहाँ दिखाई देंगे वो किरदार नहीं थे, वो रियल रेसलर्स थे, सिवाय मेरे, पम्मी के और आकांक्षा के, जो पम्मी की राइवल थी। तो लेकिन जितनी भी वहाँ पे रेसलर लड़कियां थी, दे ऑल वर ट्रीटिंग मी लाइक अ कोच। अरे कोच मैडम, अरे कोच मैडम आके देवर किरदार में चली गई थी। हाँ, क्योंकि और वो उनसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। लाइक मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं, मैं बस अपना किरदार निभा रही थी, मुझे लग रहा था कि ऐसे करना चाहिए और ये बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, या इस तरह का वो एक इस तरह का किरदार है, मैं वो कर रही थी जब। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से करना शुरू किया, नहीं मैडम आप तो बिल्कुल कोच मैडम हो, हमारी कोच मैडम तो ऐसी होती है। तो मैंने कहा ओके। और फिर वो मुझे अपने मूव सिखाना शुरू किया, क्योंकि मुझे तो अच्छा वो ये कैसे करते हैं, वो कैसे, हाँ मैडम आप बस इतना बोलो ना, वो सब सुनेगी तुम्हारी बात। अच्छा ओके। प्रीति, एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि जब आप किरदार करते हैं और किरदार करने के बाद आपके अंदर वो किरदार अगर रह जाए, तो वो कैसे, जैसे रिहर्सल ख़त्म हुई और रिहर्सल ख़त्म होने के बाद जब प्ले ख़त्म होता है, तो क्या कुछ अंदर रह जाता है, या फिर प्ले ख़त्म किरदार ख़त्म, ऐसा कुछ होता है? रह जाता है, क्योंकि अगर आप उस किरदार को मतलब अगर वो बहुत इमोशनल किरदार है तो रह जाता है, मतलब आपको निकालना पड़ता है कि नहीं। कई बार अरे आप बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हो, वापस आओ। तो अपने आप में भी किसी से बात कर रहे हो तो लगता है अरे यार मैं अभी भी सावित्री की तरह बात कर रही हूँ। तो ये वो रह जाता है, वो आपको बाहर आना पड़ता है उससे, क्योंकि आप उसको इतना समझने की कोशिश करते हो ना कि और सच में जब तक आप समझोगे नहीं ना उसके इमोशंस, उसकी जो पीड़ा है या उसकी जो खुशी है, जब तक आपके अंदर नहीं जाएगी, आप वो किरदार निभा नहीं पाओगे। यू हैव टू, कहते हैं ना पर काया प्रवेश, थिएटर में कहते हैं पर काया प्रवेश। एक आर्टिस्ट जो होता है वो दूसरे की काया में प्रवेश करता है। तो वो करने के लिए आपको पता नहीं, सबके अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं कह सकती, बट मेरे संग हो जाता है ऐसा कि मुझे बहुत फील होने लगता है। मैं मुझे लगता है कि यार इसने कैसे, या जिसने लिखा है उसने कैसे लिखा होगा ये। मोहन राकेश जी ने जो ये प्ले लिखा है, उस जिस टाइम पे लिखा है, वो आज के सिनेरियो में भी बिल्कुल सच है वो कहानी, आपने पढ़ी हो तो ऐसा लगता है कि कैसे इतनी दूरदर्शिता थी उनमें, और कैसे उन्होंने एक महिला की तकलीफ़ें, एक महिला मतलब उस प्ले में तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हर किरदार सही है। आप जिसके एंगल से सोचने लगेंगे ना, आपको वो किरदार सही लगने लगेगा। कैसा लिखा है उन्होंने, मतलब जो मर्द हैं वो अगर पढ़ेंगे ना तो उनको लगेगा कि उसके संग, बेचारे के संग जगमोहन के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और महिलाएं पढ़ेंगी तो उनको लगेगा कि सावित्री बिल्कुल ठीक है। तो वो मतलब वो इतना प्यारा है ना, ये मुझे थिएटर बहुत पसंद है। आपसे मैं थिएटर से रिलेटेड ही बात करती हूँ। फिर थिएटर में आप ठीक ठाक वक्त, मतलब अच्छा खासा वक्त रिहर्सल में देते हैं, और उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी मसरूफियत होती हैं अपने आप को मेंटेन करने से लेके घर के काम काज तक, कैसे मैनेज करती हैं प्रीति चौहान? देखिए, मेरा एक ही सिद्धांत है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि मुझे जो कुछ भी आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, मतलब बच्चे मेरे थिएटर के बच्चे। तो सिर्फ एक चीज़ अगर हर इंसान कर लेना, आप अपना 100% जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, जिस मोमेंट पे हो, उस पे अगर आपने दे दिया तो शायद आप यस आप सबसे बेहतर करेंगे। जब मैं घर में होती हूँ तो फिर मैं बाहर कहीं नहीं होती हूँ। जब मैं यहाँ हूँ तो अब मुझे पीछे का कुछ नहीं याद कि मैं क्या छोड़ के आई हूँ या मुझे क्या करना है। आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। मैं रिहर्सल्स में होती हूँ, मैं ही शायद एक ऐसी आर्टिस्ट होती हूँ जो एक बार अपना फ़ोन नहीं छूती।
मैं नहीं छूती, मैं ऐसे मैनेज करके आती हूँ कि मैं अपना फ़ोन नहीं छूऊंगी। मैं अगर 2 घंटे की रिहर्सल है तो है, ब्रेक में एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं है। मेरे घर पे भी सबको पता है कि रिहर्सल में गई हैं, दैट मीन्स दे डोंट हैव टू कॉल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ लाइफ एंड डेथ। तो ये मेरा वो, क्योंकि और बच्चों को की बात अगर करें, अगर वो बच्चे मतलब कोई भी इंसान, अगर आप 100% हैं हर जगह पे, अब जब मैं घर पे हूँ तो मैं 100% हूँ वहाँ पे। और मैं मेरे पिताजी का एक सीख है जो हमेशा उन्होंने बचपन से मेरे कानों में गूंजती है कि आप जो करें वो उस पे अपना 100% देना चाहिए। मतलब अगर आप, वो एग्जाम्पल क्या देते थे कि अगर आप पोछा भी लगा रहे हो तो आपसे बेहतर कोई ना लगा पाए। इस उद्देश्य के साथ उसको करिए। तो जब आप इस उद्देश्य के साथ कोई भी काम करते हैं ना तो वो अच्छा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा यही है कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा वो वाला आ जाता है कि मुझे बेस्ट करना, और मेरा कंपटीशन मुझसे ही होता है कि क्या मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी क्या। किसी को मत देखो, अपने को देखो कि क्या इससे भी अच्छा कर सकती थी। और एक बार अगर आपने अपना 100% दे दिया, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। ये बच्चों में आना चाहिए। फिर आप पास होते हो, फेल होते हो, हारते हो, जीतते हो, कुछ भी होता है, एटलीस्ट आपके अंदर ये होता है कि मैंने अपना 100% दिया। और कहीं भी अगर आपने चूक की होती है ना तो आपके अंदर पता होता है कि यार अगर ज़रा सा ये उस दिन वो ना करते ना, उस दिन ये काम थोड़ा सा कर देते तो शायद और बेहतर कर पाते। करेक्ट। तो ये जो रिग्रेट होती है ना वो कभी नहीं होगी अगर आप अपना 100% देंगे। बीइंग महिला, किस तरह की चुनौतियों को आपको फेस करना पड़ता है? बिकॉज थिएटर की बात करें, चाहे हिंदी सिनेमा की बात करें, चाहे वेब सीरीज़ की बात करें, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपनी अपनी चुनौतियाँ होती ही हैं। इसमें आप क्या देखती हैं? चुनौतियाँ तो हर जगह होती हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे मर्द हों। कैसे, मतलब इसको कैसे फेस करती हैं आप? देखिए, फर्म होना चाहिए अपने लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला को अगर नहीं, उसको हर हाल में, हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत, कुछ ना कुछ खूबी होती ही है। मुझे लगता है कि किसी भी महिला को या किसी भी इंसान को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति। मतलब अगर वो बच्चा लड़का है, वो भी अपने आपको जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो, और वो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। तो चुनौतियाँ होती हैं, उनके लिए भी होती हैं, आपके लिए भी होती हैं। आपके लिए ज़्यादा होती है बिकॉज आपने अभी नया स्टार्ट किया है। आप आदत होती है क्योंकि, और आदत थोड़े दिनों में ना जीन्स में आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है फितरत में बदल जाती है। फितरत में बदल जाती है। तो आप खुद की फितरत ये होती है कि आप बड़े आराम तलब हैं। औरतें आराम तलब होती हैं, उनको घर का काम किया, सोए गए, ये फितरत में होता है। कंफर्ट जोन से निकलना होता है। यस, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए ही। और आप सबके अंदर कोई ना कोई खूबी है, आप निकलिए, उसको एक्सप्लोर करिए और कुछ ना कुछ करिए। चुनौतियां तो आएंगी ही। और खास तौर पे तब जब जैसे मैं थी तो एक 24/7 कोई भी चीज़, आपके हाथ में फ़ोन है 24/7, और एक दिन आपसे कहा जाए कि ये 4 घंटे के लिए फ़ोन आपको नहीं दिया जाएगा, आप बेताब हो जाएंगे। आप बेताब हो जाएंगे। तो वही आपके संग है। महिलाएं जब बाहर निकलना शुरू होती हैं ना, तो क्योंकि महिलाओं को देखा गया है 24/7 घर का काम करते हुए, और मेरा जैसा हाल था कि मेरा काम था कि मैं बहुत खुशी करती थी ये सब। लेकिन आप यकीन मानिए, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। आप 100% दोगे, जैसे मेरी फितरत है, मैं अपने काम में 100% दे रही हूँ, मैं घर के काम में भी 100% देती थी, लेकिन वो तो सभी करते हैं। आपको उसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती। मेरा जो नशा शुरू हुआ ना, मैंने जो घर से निकलना शुरू किया, क्योंकि मुझे वो रिकॉग्निशन मिली, और हर महिला को मिलेगी अगर वो ज़रा से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो। बहुत और फर्म हो कि मैंने अपने घर में लोगों को जब बताया, लोगों को शुरुआत में तो एज अ टीचिंग टाइप लगा ना लोगों को। जैसे मेरे घर में तो ये था, बड़ा अच्छा काम कर रही है बच्चों के साथ वर्कशॉप, तो वो एक टीचिंग वाला, टीचर्स वाली जॉब अलाउड थी। तो वो ऐसे था, घर पे ही वर्कशॉप थी, कहीं निकलना भी नहीं था। दे ऑल वर वेरी कंफर्टेबल। तो जैसे जैसे मेरा बाहर निकलना शुरू हुआ, भाई अब काम बढ़ रहा है तो बाहर निकलना शुरू हुआ, दे वर लाइक, अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुई और चुनौतियाँ आई मेरे सामने। मैंने एक दिन सबको बिठाला। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि महिलाओं ये करना पड़ेगा। आपको पोलाइट और फर्म वे में बताना होगा कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई विल डू
थिंग, मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाऊंगी, बट मुझे अपना कुछ थोड़ा सा समय अपने लिए चाहिए। और उस थोड़े समय में आप मेरा अगर साथ नहीं दे सकते तो मेरे लिए तकलीफ़ें मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर मेरी तकलीफ़ें बढ़ेंगी तो फिर आपकी भी बढ़ जाएंगी, करेक्ट, ऑब्वियसली बढ़ेंगी। जब मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ तो मैं सबको खुश रखूंगी, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं आप लोगों को कैसे खुश रख पाऊंगी। मैंने बिठाला घर पे सबको, मैंने कहा कि आज तक कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप लोगों को लगा हो कि मैंने अपनी मर्यादाओं में कोई काम, कोई वो करी हो, या मैंने अपनी ड्यूटीज़ में कोई भी कोताही बरती हो, कुछ भी आपको कभी कुछ याद रहा हो। मेरे पेरेंट्स, नहीं बेटा, मैंने कहा, मैंने कभी, आप लोगों ने कहा ये पढ़ो, मैंने पढ़ा, आपने कहा इससे शादी कर लो, मैंने कर ली, आपने जो कहा मैंने वो काम किया। तो लेकिन अब अगर मैं इस एज में आके अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बस ये प्रॉब्लम बताई जाए। और अगर लगता है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पाऊंगी, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी करूंगी, तो वो उसके लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो मैं पूरी निभा के तब करूँ, लेकिन फिर जो मेरा वो टाइम होगा उसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आई वॉज वेरी फर्म, और मैं इतनी फर्म थी कि मुझे दोबारा किसी ने परेशान नहीं किया। ज़रूरत होती है अपनी बात रखने की, और सही तरीके से। सही तरीके वो एक से। क्या शेर है कि कब कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। सच में तो ये मेरे ऊपर फिट बैठता है। तो आपसे बातचीत की और आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में हमने जाना। आप आई, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना प्रीति चौहान को, जो रंगमंच से ताल्लुक़ रखती हैं, और उन्होंने आपको बताया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती हैं, अपने काम के प्रति आप डिवोटेड हैं और आप में डिटर्मिनेशन है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कोशिश होती है, और हम आपको ऐसे ही मेहमान से भी मिलवाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम विदुषी। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान के साथ हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। प्रीति जी, आप आई, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो।